हेलो एवरीवन, चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो पार्ट वन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या कहती है। तो जो आपका पार्ट वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, उसका आर्टिकल वन जो है वो कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, कि आपके यूनियन की क्या टेरिटरी होगी और इसका क्या नाम होगा। तो यहाँ नाम बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। वो क्या है? आपका नाम है इंडिया, दैट इज भारत। तो आप इसे चाहे इंडिया बुलाएं चाहे भारत बुलाएं, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है और इसके लिए कोई इशू, कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जो आजकल बहुत बनाया जा रहा है, तो सिंपली आप समझ लें कि ऑलरेडी ये तो सॉर्ट आउट है कि हमारा जो इंडिया है उसका नाम क्या है? भारत। और ये क्या होगा? तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। और ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, इसका क्या मतलब है कि जो स्टेट्स हैं वो क्या है? वो आपकी इससे निकल के नहीं जा सकती। ये एक ऐसा संघ है जो सभी स्टेट्स को मिलके तो बना है और इसमें से कोई भी स्टेट यहाँ से जाएगा नहीं। और इसकी जो लाइन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी, वो क्या थी? तो वो थी इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। की स्टेट्स तो आपकी डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, लेकिन यूनियन ये कभी नहीं खत्म होगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि हम जो है स्टेट बेशक यहाँ पर एक से दो हो जाते हैं, लाइक जैसे एक स्टेट से हम दूसरा स्टेट बना रहे हैं, कोई स्टेट नया इसमें आ रहा है, लेकिन कोई जा नहीं सकता इससे। तो ये है आपका क्लॉज वन। वही जो टू है वो कहता है कि जो स्टेट्स और उसकी जो टेरिटरीज हैं वो कहाँ स्पेसिफाइड हैं, तो वो है आपके शेड्यूल वन में। और आपको पता भी होगा कि जो हमारे पार्ट से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हैं, तो इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें शेड्यूल्स में मिलती है। हमारे शेड्यूल कितने हैं? 12। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा पहला शेड्यूल है वो क्या कहता है, तो वो हमें बताता है कि इंडिया के स्टेट्स के नाम और यूटीज के नाम क्या हैं। वही जो इसका क्लॉज 3 है वो कहता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, कि आपकी जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसमें आती हैं टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। वहीं बी है आपका यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन दी फर्स्ट शेड्यूल, की फर्स्ट शेड्यूल में जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने टेरिटरी एक्वायर की है तो वो भी इसमें आएगा। जैसे कि आपका है पुदुचेरी, जो हमने कब एक्वायर किया था? 1954 में। और उसे हमने यूटी कब बनाया? तो 1962 में। तो माहे, कराईकल, यनम, इन तीनों को मिला के, तीनों ही आपकी फ्रेंच कॉलोनीज थी, हमने क्या बनाया? हमने बनाया पुदुचेरी। जैसे हमने सिक्किम को बाहर से एक्वायर किया, वहाँ पर चोंगेल डायनेस्टी रूल करती थी, लेकिन पहले हमने उसे एसोसिएट स्टेट बनाया एंड देन फिर उसे स्टेट बनाया। तो ये भी हम एक्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें परमिट करता है। वही बात करते हैं आर्टिकल 2 की, जो आपको बताता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नया स्टेट आ रहा है तो वो कैसे आएगा, यानी आप उसे कैसे एडमिशन देंगे। एडमिशन क्या होता है? किसी नए का आना। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो वो कौन कर सकता है? तो वो करेगी आपकी पार्लियामेंट। और वो कैसे करेगी? तो मे बाय लॉ। तो ये लॉ के थ्रू करेगी। क्या कर सकती है? एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो जैसा भी उसे ठीक लगे वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या करेगी? तो नया स्टेट बना सकती है। आपका ये जो नया स्टेट बना सकती है, इसी में आप समझे कि हमने क्या किया गया था? हमने सिक्किम को एक अपना पहले एसोसिएट स्टेट बनाया एंड देन फिर स्टेट बनाया। ये क्या है कि पहले हमने एसोसिएट स्टेट बनाया एंड देन फिर स्टेट बनाया? तो सिंपल सी बात है कि 35th अमेंडमेंट से हमने क्या किया कि 35th अमेंडमेंट 1974 में हमने इसे एक एसोसिएट स्टेट बनाया। और इसको कुछ हमने जो है प्रोविजंस दिए, जैसे कि ये जो है हमारी लोकसभा राज्यसभा में सीट्स मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे सिक्किम से। और ये जो है हमारे यहाँ पर जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, लाइक हायर स्टडीज़ के लिए आ सकते हैं, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो इनके रक्षा के, इनके डिफेंस के मामले थे, और अगर हम देखें तो इनका जो फॉरेन अफेयर था वो भी इंडिया देखता। एंड आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स तो भेज सकते थे, लेकिन एक डिफरेंस था कि वो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो ये था एसोसिएट स्टेट बनने पर। लेकिन जब हमने इसे पूरा स्टेट का दर्जा दे दिया, जब ये आपका ओवरऑल स्टेट बन गया, तो उसके बाद क्या था? सारी इनको चीज़ें मिली, सारे प्रोविजंस मिले कि ये क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर आपके इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो सिक्किम को हमने अपने यहाँ पर बनाया है ना, अपने जो हमने पार्ट बनाया, वो क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे, वो बहुत प्रोग्रेसिव थे और वो चाहते थे कि जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है वो भी तरक्की करे और वो भी इंडिया का पार्ट बने। लेकिन वहाँ की जो चोंगियाल डायनेस्टी थी वो रूल करती थी, और चोंगियाल जो था वो नहीं चाहते थे कि वो क्या करें, वो इंडिया में मिले। इसलिए उन्होंने, जब हमने 35th अमेंडमेंट हम कर रहे थे ना, तो वो इंटरनेशनल इशू बनाया उन्होंने इसे, और वो चाहते थे कि लोग यहाँ पर इंटरनेशनली इस हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन क्योंकि वहाँ की जनता ही चाहती थी कि वो हमसे आके मिले, तो वहाँ पर रेफरेंडम करवाया गया और उन लोगों ने ये पूरा सहयोग दिया। बहुत फेवरेबल मेजोरिटी से हम लोग यहाँ पर जीते थे, और इसीलिए उसे हमने यहाँ पर पूरा स्टेट बनाया। तो आप ध्यान रखें कि हम किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करते हैं, वो लोग चाहते थे इसलिए हमने उनको यहाँ पर मिलाया था। तो ये है आपका सिक्किम के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि 2A हमने यहाँ पर ऐड किया, और 35th अमेंडमेंट से इसे हमने ऐड किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमें सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाना था। ये बिल्कुल नई चीज़ थी।
और जब हमने 36 अमेंडमेंट से इसको हमने पूरा स्टेट बना दिया तो ये यहाँ से ओमिट कर दिया गया, यानी यहाँ से खत्म हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, थर्ड की बात करते हैं। और जो थर्ड आर्टिकल है वो क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेकंड में भी क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है नए स्टेट का। यहाँ पर क्या हो रहा है, नया स्टेट बन रहा है या ऑल्टर हो रहा है एरिया या बाउंड्रीज, और नाम जो है आपके एग्जिस्टिंग स्टेट्स का वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन कर सकता है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये पार्लियामेंट कर सकती है। अच्छा, बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन क्या रहती है कि सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, तो उसमें भी आपका एडमिशन की बात हो रही है, नया स्टेट आ रहा है, इसमें भी तो नया स्टेट ही बना रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब हम कोई चीज बाहर से एक्वायर कर रहे हैं तो हम सेकंड आपका जो आर्टिकल है उसके अंडर करेंगे, लेकिन जब हमारे पास जो विद इन जो हमारी टेरिटरी है उसी में अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्या किया था कि मद्रास से हमने सबसे पहले आंध्रा बनाया, आज अभी आप देख सकते हैं कि आंध्रा से हमने क्या किया था, तेलंगाना बनाया, तो ये जो काम हो रहा है तो ये अंडर आर्टिकल 3 होगा। लेकिन जैसे हम सिक्किम को बाहर से लेके आए है ना, क्योंकि वो हमारा पार्ट तो नहीं था, तो वो हम अंडर आर्टिकल 2 कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सेकंड और थर्ड में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आगे, आर्टिकल 3 की बात करते हैं। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि आपका पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकता है, वो कर सकता है फॉर्म अ न्यू स्टेट, वो नया स्टेट बना सकता है। कैसे बना सकता है, बाय सेपरेट ऑफ टेरिटरी, क्योंकि मतलब वो क्या करे, किसी स्टेट की टेरिटरी को अलग कर दे, और या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को मिला दे, या पार्ट ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, कि किसी एक स्टेट की टेरिटरी का पार्ट लिया और दूसरे स्टेट में मिला दिया, तो वो ऐसा भी कर सकता है। इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है आपका पार्लियामेंट, तो वो इंक्रीज कर सकता है एरिया किसी स्टेट का, वो डिमिनिश कर सकता है यानी कि घटा सकता है किसी भी स्टेट के एरिया को, अगर वो चाहे तो वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को भी चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, और वो स्टेट के नाम को भी ऑल्टर कर सकता है। कौन कर सकता है, मैं बार बार बता रही हूँ, पार्लियामेंट। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। करेगा कैसे, क्या मतलब क्या तरीका उसको अपनाना होगा, तो वो यहाँ इस प्रोविजो में दिया गया है। और वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि जो भी बिल ऐसा है जो ये किसी नाम, एरिया या आपके बाउंड्री को चेंज करने की बात कर रहा है, तो इस तरह का बिल तब तक पार्लियामेंट के किसी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा जब तक उसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ना कर दे। और प्रेसिडेंट कब रिकमेंड करेंगे, कि प्रेसिडेंट पहले उस बिल को, जिस भी स्टेट के ऊपर इस बात का इफेक्ट पड़ेगा ना, नाम में या बाउंड्री में या एरिया में, उस स्टेट के लेजिस्लेचर में इस बात को रखवाएंगे और उनका व्यू लेंगे। और उनका व्यू लेने के बाद वो क्या करेंगे, उस बिल को हाउस में रखवाएंगे। लेकिन वो जो व्यू ले रहे हैं तो वो एक टाइम लिमिट भी देंगे, तो उस टाइम लिमिट में क्या होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर को बताना होगा कि वो क्या व्यू रखती है उस बिल के बारे में। एंड अगर मान लीजिए कि आपका स्टेट लेजिस्लेचर चाहता है कि उसे और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, और प्रेसिडेंट अगर उस टाइम के लिए उसे परमिट कर दें, तो उस टाइम लिमिट में उनको बताना होगा कि उनके क्या व्यूज है। तो यही आपका प्रोविजो कहता है। चलिए जरा देख लेते हैं कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो वो कब तक इंट्रोड्यूस किया, शैल बी इंट्रोड्यूस मतलब कोई भी इस तरह का बिल कब तक नहीं आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक उसकी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट नहीं कर देते। अनलेस, और प्रेसिडेंट कब करेंगे, वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल, कि जो भी प्रपोजल आपको उस बिल में है जो कि इफेक्ट कर रहा है एरिया, बाउंड्री और नाम को किसी भी स्टेट के, तो बिल को क्या करेंगे, रेफर करेंगे प्रेसिडेंट, किसको, टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के लेजिस्लेचर को वो रेफर करेंगे। किस लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज, कि वो अपने व्यूज एक्सप्रेस करे। और किस टाइम लिमिट क्या है, विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस, उस रेफरेंस में जो भी टाइम पीरियड दिया हो, या विद इन सच फर्दर पीरियड एज द प्रेसिडेंट मे अलाउ, या जो भी फर्दर पीरियड आपके प्रेसिडेंट उनको अलाउ कर रहे हैं, एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड और अलाउड हैज एक्सपायर्ड, तो जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक उनके पास टाइम है, वो अपने व्यूज बता दें। तो ये आपका प्रोविजन है। इसके साथ ही वो क्या कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कि ए टू ई में जो हम बात कर रहे हैं ना स्टेट की, कि स्टेट क्या कर सकता है, अपने बाउंड्री बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ऑल्टर कर सकता है। तो स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी, मतलब आपका जो पार्लियामेंट है वो यूटी में भी ये चेंजेस कर सकता है, बट इन द प्रोविजो जहां पर ये तरीका बताया गया है उसमें स्टेट में यूटी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन यहाँ इतनी सी बात समझ लें कि स्टेट में यूटी का इंक्लूड ना होने का मतलब क्या है, कि यूटी में कभी आपने देखा होगा कि हमारी 2 ही यूटीज है जहाँ पर क्या है, लेजिस्लेचर है, तो अगर उनके नाम वगैरह चेंज करने हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर भेजा जाए, है ना। लेकिन बाकी के अगर आपको यूटीज में कुछ चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जहाँ लेजिस्लेचर है ही नहीं तो वहाँ क्या भेजना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्टेट के साथ आप जहाँ वो प्रोविजो की बात हो रही है उसमें यूटी ना समझे। और दूसरा रीजन और भी है, आपको पता है कि यूटीज जो है वो तो कैसे चलती हैं, प्रेसिडेंट सेंटर के हिसाब से चलती हैं, है ना। तो अगर सेंटर के ही हिसाब से चल रही हैं तो फिर तो वही डिसाइड करेंगे ना कि नाम और बाउंड्री कैसे चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए लेजिस्लेचर की बात यहाँ पर आपके स्टेट में जो है वो यूटी के मामले में इंक्लूडेड नहीं है कि आपको लेजिस्लेचर को भेजना होगा। वहीं एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो क्या कहता है कि द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए, कि क्लॉज ए में जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो क्या कर सकता है, बाउंड्री बढ़ा घटा या फिर नया स्टेट बना सकता है। तो इसमें इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, जो कि नए स्टेट को बनाने की पावर इसमें इंक्लूड है,
या यूटी, वो नया स्टेट भी बना सकते हैं, यूटी भी बना सकते हैं। कैसे? बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेट और यूटी, कि वो यूनाइट कर दे किसी स्टेट के पार्ट को यूटी में, टू एनी अदर स्टेट और यूटी, कि किसी स्टेट और यूटी के पार्ट को किसी दूसरे स्टेट या यूटी के पार्ट में भी वो इंक्लूड कर सकती है। तो ये है आपका आर्टिकल 4। वहीं जो फोर्थ है वो क्या कहता है कि आपने सेकंड और थर्ड की वजह से जो भी चेंजेस किए हैं ना, इसकी वजह से फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो प्लीज़ कर दें, लॉ बनाएं और उसे ख़त्म करें, ये काम जल्दी से कर लें। तो लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3, आपने जो लॉज बनाए 2 और 3 आर्टिकल के थ्रू टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट, और उससे क्या होगा, आपने अमेंडमेंट करनी है फॉर टू द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल, एंड उसके साथ साथ जो भी सप्लीमेंटल यानी एक्स्ट्रा जो भी काम करना है, या इंसिडेंटल इस चेंज की वजह से जो भी काम होना चाहिए, या कंसिक्वेंशियल जो भी मैटर्स हैं, तो उनके लिए आप क्या करें, लॉज बना देते। वही बात है, पहला जो आपका क्लॉज है वो क्या कहता है, वो कहता है एनी लॉ, कोई भी लॉ जो रेफर क्या करता है टू इन आर्टिकल 2 और 3 शेल कंटेन सच प्रोविजन, जिसमें कि ये प्रोविजंस हैं फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल, और जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट होना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई नया स्टेट बनाओगे तो नाम तो डालोगे ना फर्स्ट शेड्यूल में, और अगर उसकी आप उसे कुछ सीट्स भी दोगे लोकसभा राज्यसभा में, तो राज्यसभा की जो सीट्स की एलोकेशन है वो कहाँ पे है, वो फोर्थ शेड्यूल में है, तो आपको वहाँ पर शो करना होगा ना, वहाँ पर लिखना होगा। तो प्लीज़ वो अमेंडमेंट कर दे एज में भी नेसेसरी, जो कि नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों? ताकि आप इफेक्ट में ला सके उन प्रोविजंस को लॉ के जो आपने बनाए हैं, और इसी के साथ साथ जिसमें सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल जो भी प्रोविजंस हैं, इनमें इंक्लूड क्या क्या है, जैसे आपका पार्लियामेंट में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, और लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा उस लॉ का, तो ये भी आप क्या करें, पार्लियामेंट को जो भी ज़रूरी लगता है वो चेंजेस कर दे। और इसी के साथ साथ जो सेकंड क्लॉज है वो क्या कहता है कि नो सच लॉ, इस तरह का कोई भी जो लॉ वो बना रही है एज अ फोर्थ सेट शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368, कि वो 368 के अंदर क्या है, वो एक अमेंडमेंट है। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर तो किसी मेजोरिटी की बात ही नहीं की गई है, और जब कोई मेजोरिटी की बात नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये काम क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से होगा। और जब सिंपल मेजोरिटी से ही नाम चेंज हो रहे हैं या फिर बाउंड्री चेंज हो रही है, तो फिर ये अमेंडमेंट कहाँ हुआ? अमेंडमेंट तो स्पेशल मेजोरिटी से होता है ना। तो इसीलिए आप इस चेंजेस को अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ना समझें। और यही आपका पार्ट 1 खत्म होता है, और पार्ट 1 में आपके आर्टिकल 1 to 4 है। आई होप आपको ये चारों आर्टिकल्स समझ में आए होंगे।